विष्णुपुर नाम के गांव में मधुर नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। मधुर बहुत ही होनहार और मेहनती था। वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसके खेतों में अच्छी फसल नहीं आ रही थी। वो बहुत परेशान हो गया था। ऐसे ही एक दिन, क्या हुआ आपको? आप ऐसे उदास क्यों हो? कुछ नहीं, तुम तुम्हारा काम करो, ऐसा कहकर मधुर और उसकी पत्नी खेतों में काम करने लगते हैं और घर आकर खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। उस रात पत्नी के सपने में उसे भगवान दिखाई देते हैं। कल तुम मेरे मंदिर में सुबह ही आ जाना। मधुर की पत्नी सुबह उठकर मधुर को उसके सपने के बारे में बताती है और दोनों सुबह ही मंदिर जाने के लिए निकलते हैं। मंदिर में जाते जाते उन्हें बड़ा घना जंगल लगता है और वो दोनों जंगल पार करके मंदिर जाते हैं। वहां मंदिर में एक पुजारी रहते हैं। वो पूजा करके मधुर को एक टोकरी देते हैं जिसमें कुछ फल होते हैं। ये लीजिए, आपके सारे दुख इस टोकरी से मिट जाएंगे, मगर इसका उपयोग आपको दिन में एक ही बार करना है। पंडित जी, मुझे एक प्रश्न है, ये टोकरी हमें कैसे चीजें दे सकती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे वत्स, ये टोकरी जादुई टोकरी है, इससे तुम कुछ भी मांग सकते हो, मगर जरूरत से ज्यादा नहीं मांगना। धन्यवाद पंडित जी। दोनों घर पहुंच जाते हैं। उस टोकरी में जो फल होते हैं वो उसकी पत्नी खा लेती है और टोकरी को खाली कर देती है। उस टोकरी को आगे रखकर वो दोनों उसके सामने बैठ जाते हैं और टोकरी से एक बोरी धान मांग लेते हैं। अचानक वहां पे तेज प्रकाश होकर वहां एक बोरी धान आ जाता है। वो देखकर मधुर और उसकी बीवी बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों खेत में धान लगाने के लिए चले जाते हैं और उस एक बोरी से पूरे खेत में धान लगा देते हैं और घर आकर प्रसन्नता पूर्वक भोजन करते हैं। वो दोनों प्रतिदिन भगवान की पूजा करके उस टोकरी से काम की चीजें मांगने लगे। अपने खेतों में दिन भर काम करके वो बहुत खुश थे और इस बार खेतों में फसल भी अच्छी आई थी, जैसे भगवान उनके साथ हो। एक दिन गांव में बहुत बारिश होने के कारण गांव में बाढ़ आ गई। उस बाढ़ में लोगों के घर और घर का सब सामान खराब हो गया। कोई भी गांव वालों की मदद नहीं कर पा रहा था। तभी मधुर और उसकी पत्नी सोचते हैं, अजी, हमारे गांव में बाढ़ की वजह से पूरा पानी भर गया है और उसमें गरीब लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। उनको तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, हमें गांव वालों के लिए कुछ करना चाहिए। मगर हम क्या कर सकते हैं? हम इस टोकरी से 100 लोगों का खाना मांग कर देखते हैं। अगर मिला तो हम उसे पूरे गांव में गरीबों में बांट देंगे। हाँ, ये अच्छा विचार है। तुरंत ही मधुर भगवान से प्रार्थना करता है और बड़े ही विनम्रता पूर्वक उस टोकरी से 100 लोगों का खाना मांगता है। तभी वहां बड़ा तेज प्रकाश होकर 100 लोगों का खाना आ जाता है। ये देखकर मधुर और उसकी पत्नी खुश हो जाते हैं। वो ये सारा खाना लोगों में बांट देते हैं। ऐसे ही प्रतिदिन मधुर और उसकी पत्नी लोगों की सहायता करने लगे। अब लोगों के खराब हुए घर भी बन रहे थे। लोगों को खाना मिलने की वजह से वो अब शांत होकर आगे की सोचने लगे। गांव वालों ने मधुर और उसकी पत्नी को खूब दुआएं दी। मधुर ने गांव के लोगों के लिए बहुत सारी मदद की। बाढ़ में एक बच्ची के माता पिता बह गए थे। मधुर उस बच्ची को अपने घर ले आया और उसे अपनी बच्ची जैसा प्यार करने लगा। ये देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और इस प्रकार अब सारे गांव वाले खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें संकट समय हमेशा पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। किशनगढ़ नाम के गांव में सरजू नाम का एक आदमी उसके माता और पिताजी के साथ रहता था। उसके माता पिताजी की तबीयत उम्र के साथ खराब हो रही थी। वो अपने माता पिता की मन लगाकर सेवा करता था। सरजू को जानवरों से बड़ा लगाव था, इसलिए उसके घर में बहुत सारे पालतू जानवर भी थे। वो उन सबकी अच्छे से देखभाल किया करता था। ऐसे ही एक दिन गांव से जाते समय उसे एक कुत्ते का पिल्ला जख्मी हालत में दिखाई दिया। अरे, ये कुत्ता तो जख्मी है, इसे घर लेकर जाता हूँ। सरजू उस कुत्ते के पिल्ले को घर लेकर आया, उसका इलाज करवाया, उसके पैरों पे मलहम पट्टी करवाई। बेटा सूरज, तुम ऐसे दुखी और बेसहारा प्राणियों की मदद करते हो, ये बड़ा पुण्य का काम है। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। माँ, ये पशु पक्षी मुझसे तकलीफ में देखे नहीं जाते, इसीलिए मैं इनकी मदद करता हूँ। अच्छा विचार है बेटा तुम्हारा। भगवान तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। अगले दिन सरजू गांव से जा रहा था। उसने देखा कि एक जगह बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। सरजू वहां गया। अरे, क्या हुआ है? तुम लोग लाठियां लेकर क्यों आए हो? अरे कुछ नहीं भाई, यहाँ एक बड़ा सांप निकला है, उसे मारने के लिए यहाँ भीड़ जमा हुई है। अरे रुको रुको, इस सांप को क्यों मार रहे हो? इसने क्या किया है? पागल हो क्या? सांप कितना जहरीला होता है पता है तुम्हें? आपको पता है, सांप बेवजह कभी किसी पर हमला नहीं करता। अगर उसे लगा कि किसी से खतरा है तभी वो काटता है। ये सांप आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
अरे चलो चलो, इसकी बातें क्या सुनते हो, मारो इस सांप को। सारे लोग उसे मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी सरजू बीच में पड़ गया और बोला, आप कृपा करके इसे मत मारिए, मैं इसे लेकर जाता हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सरजू ने उस सांप को पकड़कर एक टोकरी में डाला और उसे एक घने जंगल में लेकर गया। उसने उस सांप को वहां की झाड़ियों में छोड़ दिया और तभी अचानक वो सांप उससे बात करने लगा। हे मानव, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। आप बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई सांप हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको वो लोग मार डालते, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया। मुझे प्राणियों से और पक्षियों से बहुत लगाव है, इसीलिए मैंने आपको बचाया। फिर तुम्हें जो चाहिए तुम मांग सकते हो। नहीं नहीं जादुई साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा स्वभाव देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे माँ और पिताजी बीमार रहते हैं और तुम उनकी सेवा के लिए सारे पैसे खर्च कर देते हो ना? हाँ, लेकिन ये आपको कैसे पता? मैं सामने वाले का चेहरा पढ़ सकता हूँ, इसलिए मुझे पता चल जाता है कि किसका मन साफ है। ये लो, ये तुम्हारे लिए थोड़ी सी मदद। ऐसा बोलकर वो सांप अपने मुंह से सोने के सिक्के गिराने लगा। सरजू ने वो सारे सोने के सिक्के उठा लिए और सांप से कहा, हे जादुई सांप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत लगे तो यहाँ आकर मुझे आवाज दे देना। सरजू खुशी खुशी वो सारे सिक्के लेकर वहां से निकल पड़ा। गांव में आकर वो सिक्के बेचने के लिए वो एक सोनार की दुकान में गया। अरे सरजू, ये इतना खरा सोना कहाँ से लाए हो तुम? वो बात मैं आपको नहीं बता सकता, आप सिर्फ ये सिक्के लो और मुझे पैसे दे दो। सरजू सोनार से पैसे लेकर घर के लिए निकल पड़ा, लेकिन वो सोनार बड़ा चालाक था। उसे सरजू पर शक हो गया था, इसलिए वो उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। सरजू ने घर जाकर सारी बातें अपने माँ बाप को बताना शुरू किया। माँ, ये लो पैसे, इससे तुम्हारा और पिताजी का अच्छा इलाज करवाऊंगा। अरे बेटा, इतने पैसे कहाँ से लाए हो तुम? सरजू ने अपने माँ बाप को सारी कहानी बता दी और ये सब उनके घर के बाहर खड़ा सोनार सुन रहा था। वो मन ही मन सोचता है, अच्छा तो आज वो बाजार में निकला हुआ बड़ा सांप जादुई सांप था। चलो अब मैं भी अपना मुनाफा कर लेता हूँ। अब सोनार एक पंछी खरीद लेता है और उसे लेकर जंगल में जाता है। जंगल में जाने के बाद, भाई यहाँ इस गांव में कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं, अब तो पंछियों को भी नहीं छोड़ते। कल उस बेचारे सांप को मार रहे थे और आज इस पंछी को पकड़कर बेचना चाहते थे। क्या विचार है इन लोगों के। जाओ पंछी, आज से तुम आजाद हो। सोनार की ये बातें सांप ने सुन ली और वो झाड़ियों से बाहर आया। तुम कौन हो मानव, और यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ इस पंछी को छोड़ने आया था। तुम्हारा मन कितना साफ है, बताओ क्या समस्या है तुम्हें मानव? हे जादुई साहब, मुझे तो समस्या ही समस्या है। मेरे माँ बाप को दिल की बीमारी है, मेरी पत्नी को किडनी की बीमारी है और मेरे बच्चों को डायबिटीज है। अब क्या करूँ, तुम ही बताओ। वो सांप मन ही मन सब जान चुका था कि ये सोनार झूठ बोल रहा है। ये लो वत्स, तुम्हारे लिए सोने के सिक्के, इन्हें लेकर तुम अपने परिवार की सारी समस्याएं दूर कर सकते हो। अब तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। ऐसा बोलकर सांप उसके सामने सोने के सिक्के डाल देता है और वहां से चला जाता है। सोनार वो सोने के सिक्के उठाकर सीधे अपने दुकान आता है। दुकान आकर वो उन सोने के सिक्कों को घिसकर परखना शुरू करता है। घिसते घिसते अचानक उनसे धुआं निकलने लगता है और सारे सोने के सिक्के जल उठते हैं। आग इतनी बढ़ जाती है कि सोनार का पूरा दुकान जल जाता है। ये देखकर बेचारा सोनार हक्का बक्का हो जाता है, जोर जोर से रोने लगता है और अपनी लालच की वजह से अपना पूरा दुकान खो बैठता है। वहाँ दूसरी तरफ सरजू उन्हीं पैसों से अपने माँ बाप का इलाज करवाता है और उनके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीता है। किशनगढ़ नाम के गांव में सरोज नाम की एक सुंदर लड़की उसकी दादी के साथ रहती थी। सरोज बहुत मेहनती थी, वो अपनी दादी को कोई भी काम करने नहीं देती थी। सरोज की एक दोस्त थी, सोना। सोना बड़ी ही गुस्सैल थी, उसे वक्त की बिल्कुल कदर नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सरोज और सोना स्कूल छूटने के बाद घर वापस आ रहे थे। चलना सरोज, हम थोड़ा खेलते हैं, चलना। अरे मैं नहीं, मेरी दादी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। एक दिन लेट हो गया तो चलता है, तू उसकी चिंता मत कर, हम कुछ बहाना बना देंगे। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती सोना। चल घर चलते हैं, दादी मेरा इंतजार कर रही होगी। रुकना सरोज, आज के दिन कुछ भी बोल देना मेरे लिए। सरोज को सोना के खातिर रुकना पड़ा, मगर वो मन ही मन बहुत घबरा गई थी क्योंकि वो अपनी दादी से कभी झूठ नहीं बोलती थी। बहुत देर तक खेलने के बाद सरोज और सोना घर के लिए निकलते हैं। घर आते आते बहुत अंधेरा हो गया। वहाँ सरोज की दादी बहुत घबरा गई थी क्योंकि सरोज इतनी देर तक कभी भी बाहर नहीं रुकती थी। सरोज घर आई। दादी,
आज सोना के साथ खेलते खेलते देर हो गई। मेरी बच्ची, बताकर जाना चाहिए था ना घर में। मुझे कितनी चिंता हो रही थी, पता है तुम्हें? सरोज थोड़ी शर्मिंदा हो गई। उसका ये बदला हुआ स्वभाव देखकर दादी थोड़ी चिंता में पड़ गई, मगर दादी ने उसे ज्यादा कुछ कहा नहीं। दोनों भी खाना खाकर सो गई। अगले दिन सुबह ही उठकर सरोज ने घर के सारे काम निपटा लिए और स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। मेरी बच्ची, तुम्हें पता है ना कि तुम घर पर जल्दी नहीं आती तो मेरा ध्यान नहीं लगता। हाँ दादी, पता है। आज से मैं स्कूल से जल्दी घर आ जाया करूँगी। अच्छा ठीक है बेटी, अब जाओ। सरोज सोना के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद आज के दिन भी सोना सरोज को ज्यादा देर तक खेलने के लिए आग्रह करती है। आज भी चलोगी ना सरोज? बहुत मज़ा आया था ना कल खेलने में? हाँ, कल बहुत मज़ा आया था, मगर मेरी दादी घर पर इंतज़ार कर रही थी। आज मैंने उनसे वादा किया है कि आज मैं जल्दी आऊँगी। कल तुम्हारी दादी तुम्हें चिल्लाई क्या? नहीं, मेरी दादी कभी मुझे चिल्लाती नहीं है। वो मुझसे हमेशा प्यार से बात करती है। तो फिर आज भी कुछ नहीं होगा। तुम्हारी दादी आज भी कुछ नहीं बोलेगी। चलो खेलते हैं। दोनों खेलने में इतनी व्यस्त हो गई कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। ऐसा ही बहुत दिनों तक चलता रहा। सरोज हर रोज घर देर से जाने लगी। दादी को इस बात की चिंता होने लगी थी, लेकिन दादी ने सरोज से कुछ नहीं कहा। दादी ने सरोज को छूट देकर रखी थी। ऐसे ही एक दिन, बेटा सरोज, कल तुम्हारा जन्मदिन है, कल तो समय पर आ जाओगी ना? हाँ दादी, कल मैं जल्दी आऊँगी। कल मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाने वाली हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। क्या तोहफा लाने वाली हो दादी आप मेरे लिए? वो तुम्हें कल ही मिलेगा, आज नहीं। अब तुम खाना खाकर सो जाओ। दादी और सरोज खाना खाकर सो गई। अगले दिन सरोज नए कपड़े पहनकर स्कूल गई और शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम हो जाने के बाद सरोज और सोना स्कूल से बाहर आई। सरोज, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सोना, मगर आज हम नहीं खेल सकते क्योंकि दादी ने मुझे आज जल्दी बुलाया है। अरे सरोज, ऐसा क्यों बोल रही हो? आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। आज हम और ज़्यादा मस्ती करेंगे। चलो। नहीं सोना, आज नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उस दिन सरोज और सोना सही वक्त पर घर गई। सरोज को जल्दी घर आया देख दादी बहुत खुश हो गई। आओ मेरी बच्ची, आज जल्दी आ गई। हाँ दादी, आप मुझे कुछ अच्छा तोहफा देने वाली थी ना? क्या है वो तोहफा? बताइए ना मुझे। हाँ बताऊंगी ना, थोड़ा सब्र करो मेरी बच्ची। सरोज के जन्मदिन के मौके पर दादी उनके पहचान वाले सभी लोगों को खाने की दावत देती है। उन सबको घर में देखकर सरोज बहुत खुश हो गई। दादी ने सरोज के लिए बहुत बड़ा केक बनाकर लाया था। सरोज का बर्थडे धूमधाम से मनाया गया। सरोज, तुम्हें आज मैं क्या देने वाली थी, इसकी बहुत उत्सुकता थी ना? ये लो तुम्हारा गिफ्ट। इसमें क्या है दादी? खोल कर देखो। दादी, ये तो बहुत सुंदर है। ये आपने मेरे लिए लाई है? हाँ बच्ची, ये तुम्हारे लिए ही है। ये मेरी माँ ने मुझे दी थी और आज मैं तुम्हें दे रही हूँ। सच में दादी, ये बहुत ही सुंदर तोहफा है। इसकी खासियत तुम्हें बाद में पता चलेगी। अगली सुबह सरोज अपने काम खत्म करके ऐसे ही अपना समय जाया करने लगी और तभी अचानक, ये क्या हो रहा है? ये घड़ी से इतने जोर से आवाज कहाँ से आ रही है? अरे, ये तुम्हें समय का कैसे सही इस्तेमाल करना है ये सिखाएगी। अब इसे बंद कैसे करूँ? जब भी तुम तुम्हारा आलस छोड़कर काम करने लगोगी तब ये घड़ी बजना बंद हो जाएगी। अब जाओ, तुम्हें स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। ये सब सुनकर सरोज हक्का बक्का रह गई और जल्दी जल्दी स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। अरे, मैं मेरे काम सही समय से करूँ तो ये घड़ी आवाज नहीं करती है। जाने दो, स्कूल हो जाने के बाद मैं इसे निकाल डालूंगी। उस दिन स्कूल छूटने के बाद सोना और सरोज एक जगह पर बैठकर गप्पे मारने लगी। ये सब देखकर वो घड़ी जोर जोर से बजने लगी। सरोज ने उस घड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो उसे नहीं निकाल पाई। आखिर मजबूरी में आकर सरोज वहां से उठकर घर चली गई। मैं ये घड़ी निकालकर रास्ते में फेंक दूंगी और सारी झंझट ही खत्म। घर जाते ही उस घड़ी की आवाज बंद हो गई। अब ऐसा ही पूरा महीना चलता रहा। जब भी सरोज अपना वक्त जाया करती, वो घड़ी बजने लगती और सरोज उसे रोक नहीं पाती। अगले दिन स्कूल छूटने के बाद घर आते समय रास्ते में ही खड़ी होकर सरोज उस घड़ी को निकालने की कोशिश करने लगती है। उसके तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो घड़ी उसके गले से नहीं निकलती। बहुत खींचने के कारण उसके गले पर निशान बन जाते हैं। बेचारी सरोज निराश होकर घर चली आती है और अपने दादी से कहती है, दादी, मुझे ये घड़ी निकालनी है। क्या आप मुझे निकाल के दोगी? बेटा, ये घड़ी जादुई घड़ी है। ये अगर किसी को वक्त की कीमत ना हो
तो उसे वक्त की पाबंद बना देती है। तुम्हारी ये दादी भी तुम्हारी तरह बहुत खेलकूद किया करती थी, मगर मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरी वजह से घर के सारे सदस्यों को तकलीफ हो सकती है। इसी वजह से मेरी माँ ने मुझे वक्त की कीमत समझाने के लिए ये घड़ी दी थी, और आज मैंने तुम्हें ये घड़ी देकर वक्त की कीमत और वक्त का सही इस्तेमाल करना सिखाया है। दादी, आज के बाद मैं वक्त का सही इस्तेमाल करूंगी और हमेशा वक्त की कदर करूंगी। ये सुनकर दादी बहुत खुश हो गई। अब सरोज को अपने वक्त की कीमत पता चल गई। उसने बेवजह वक्त जाया करना बंद कर दिया, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने लगी और एक जिम्मेदार और होशियार लड़की बन गई। उस जादुई घड़ी ने उसके जीवन में परिवर्तन लाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा वक्त की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग वक्त की कदर करते हैं, वक्त उनकी कदर करता है।